हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक और बेहतरीन चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। मेनली हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो हम क्लास 6, 7th, 8th में बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन होना, प्लांट की ग्रोथ होना, आइस का मेल्ट होना, तो ये हम सब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अंदर स्टडी करते हैं। मेनली इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। उसकी समरी में आज इस चैप्टर में आपको पहले स्टार्टिंग में बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस क्या है, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है बिल्कुल इजी वे में, आज हम इस वीडियो में इसको देखने वाले हैं। साथ ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, देन फाइनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड फाइनल आपका रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, एंड लास्ट में जो बचता है हमारा टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, जो कि हमारा चैप्टर का टॉपिक भी यही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो केमिकल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं तो फॉर्म अ न्यू केमिकल, यानी कि दो केमिकल आपस में मिलकर कोई सा एक नया केमिकल फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन एक अलग केमिकल है, वही हमारा एक ऑक्सीजन एक अलग केमिकल है। दोनों केमिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आपका वाटर। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, यानी कि H2। H2 यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि आपका O2, ऑक्सीजन O2। तो देखिए हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ। क्या बना रहा है, वाटर, यानी कि H2। देखिए H2 हो गए और O, H2O मिलकर क्या बना लिया, आपका वाटर। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आपस में केमिकल्स इंटरेक्शन कर कर क्या बनाते हैं, आपका कोई सा भी एक नया केमिकल फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखिए ये रिएक्शन है, इसमें हमने बताया है कि भैया हाइड्रोजन रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, और क्या नया प्रोडक्ट बना रहा है, आपका वाटर बना रहा है। अब इस ही केमिकल रिएक्शन को अगर हम अल्फाबेटिकली और मैथमेटिकली बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। देखिए मैथमेटिकली या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैथमेटिकली तरीके से या फिर सिंबल के तरीके से अगर उस केमिकल रिएक्शन को हम, जो केमिकल्स आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स, यानी किसकी मदद से, फॉर्मूले और सिंबल्स की मदद से उस ही रिएक्शन को किसके फॉर्म में लिखना है अपने को, इक्वेशन के फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए हमने लिखा वहां पे हाइड्रोजन, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ पे लिया H2, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है इसका क्या है, H2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, प्लस का सिंबल रिएक्शन दर्शाएगा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन दो अलग एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होने वाला है। तो देखिए हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देन क्या बना रहा है, नया प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है भैया, आपका H2O, यानी कि H2O क्या है आपका यहाँ पे, वाटर। देखिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया हमने, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, देखिए H2O यानी कि आपका वाटर, ये वाटर है। तो इस रिएक्शन फॉर्म में इस तरफ लिखा हुआ है, और इसी रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकली फॉर्मूला के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए इसको लिखने का तरीका भी याद होना चाहिए। इस तरफ, अब देखिए एरो के इस तरफ जो भी है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
एरो के राइट हैंड साइड जो है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलेंगे आरएचएस, यानी कि आरएचएस इधर है और एलएचएस अपना इधर है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो भी एलिमेंट्स रहेंगे इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो भी रहेंगे इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे। जैसे कि हमारा H2 एक रिएक्टेंट है और O2 हमारा एक रिएक्टेंट है। अब जब एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट आपस में, दो रिएक्टेंट मिले यानी कि कंबाइन हुए, अब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या बताएगा आपको, एरो शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि भैया रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुई है, ये कौन बताएगा आपका, ये एरो बताएगा। ठीक है। और फाइनली इस रिएक्शन के होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। मतलब कि एरो के जो राइट हैंड साइड में है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो लिखने का तरीका हम समझ सकते हैं। देखिए H लिखा है, छोटा सा यहाँ पे 2 बनाया है। हमेशा जो 2 लिखेंगे वो नीचे की साइड ही होना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि H को लिखकर 2 ऐसे लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो लिखने का तरीका H2 रिएक्ट विद O2, बात हम समझ गए होंगे। तो इस लिखने के तरीके बहुत सही होने चाहिए आपके, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स यहां से डिडक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, जब भी हम कोई से एलिमेंट को लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल हम जानते हैं H ही है, इसलिए H2 लिखा। ऑक्सीजन को हम जानते हैं ऑक्सीजन O है, तो कैपिटल O लिखा। लेकिन यदि हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे, देन सेकेंड लेटर इज स्मॉल लेटर, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से लिखा जाएगा। जो भी अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में अगर 2 लेटर आते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ मैग्नीशियम, तो फर्स्ट लेटर हमेशा अपने को क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, और सेकंड हमको हमेशा स्मॉल लिखना है। जैसे अनदर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें हम, तो Cl, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन सेकंड वन इज स्मॉल लेटर। बात समझे हम। तो इसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। और जब भी हम इसमें जो एटम से लिखेंगे, इसमें कितने हैं, तो उसको हम हमेशा जैसे Cl2 लिखेंगे, Cl2 छोटा सा है ना, मतलब कि इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे कभी भी यहां पर नहीं लिखना है, यहां पर नहीं लिखना है, वो जब बैलेंस करेंगे उसमें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सिंपल सा भी अपने को यहां समझना है कि लिखने का तरीका क्या है। इतनी बात हम समझ गए होंगे। अब देखिए अनदर एग्जांपल केमिकल इक्वेशन का, इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिएक्टेंट्स है, और राइट हैंड साइड जो भी हमारा बनने वाला है आफ्टर रिएक्शन, वो क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मैग्नीशियम है, देखिए कैपिटल फर्स्ट के लेटर कैपिटल, देन सेकंड वर्ड इज स्मॉल लेटर। ये ऑक्सीजन अकेला है इसलिए कैपिटल है, लिखा देखिए, लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे 2 नीचे लिखा है मैंने। तो मैग्नीशियम, देखिए अगर इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे, सिंपल से लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस तरफ जो भी है हमारे वो क्या कहलाएंगे, रिकॉल कीजिए, इस तरफ जो भी है वो क्या कहलाएंगे, खुद से याद कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो भी रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। देन राइट हैंड साइड क्या है, आपके प्रोडक्ट है, तो इसको LHS एंड देन इसको हम RHS। इतनी बात हम समझ गए। अब देखिए इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, वो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या है, क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट की तरफ भी जो एटम्स है वो बराबर होने चाहिए, साथ ही जो प्रोडक्ट बन रहा है इस तरफ भी हमारे जो एटम्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब किस तरह से जो एटम्स है वो बराबर होंगे उसको हम समझने के लिए एक रूल अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस तरफ जो भी हमारे रिएक्टेंट्स है इनको हम LHS बोलते हैं, तो हम इधर लिख लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट की साइड हम बोलेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के पहले हम सबको पहले क्या कर लेंगे, इसे एक बॉक्स में
बंद कर लेंगे, क्योंकि जितने भी हम इसमें छेड़छाड़ करने वाले हैं वो सारी छेड़छाड़ हम इस बॉक्स के बाहर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बॉक्स में पैक कर लिया इनको। पैक करने के बाद हम एलएचएस तरफ देखते हैं कितने एलिमेंट है, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो एलएचएस की तरफ देखिए कितने एलिमेंट्स है। एक तो आपका क्या है, लिख लेता हूं मैं, मैग्नीशियम है, और सेकेंड आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दो एलिमेंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं, एलएचएस साइड, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं कि राइट हैंड साइड क्या है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड देखता हूं, एक मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एक आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तभी जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब मैं देखता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम्स हैं, एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड कितने एलिमेंट्स के साथ कितने एटम्स हैं। दोनों को बराबर करना है अपने को, और बराबर करेंगे तो इन बॉक्स के बाहर ही करना है। देखिए यहां मैग्नीशियम एक है, तो इधर भी मैग्नीशियम एक है, लिख लेते हैं, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर भी मैग्नीशियम क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर लिख लेते हैं हम, ऑक्सीजन कितना हुआ है, 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भैया ऑक्सीजन इधर 2 है, तो इसको ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे। तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए कभी भी हम जब भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कभी भी हम इस ऑक्सीजन के यहां पे ऐसे 2 नहीं लगाएंगे। ये पहला बात है जिसको अपने को ध्यान में रखना है इक्वेशन को बैलेंस करते समय, कि कभी भी बैलेंस करते समय एटम्स को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो फिर कहां करेंगे सर, तो एटम्स को हमेशा इस, मैंने बताया आपको, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है, बॉक्स के बाहर करना है। तो इस ऑक्सीजन को 2 काउंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 लगाऊंगा। अब ये ऑक्सीजन के साथ ये 2 काउंट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2, ठीक है ना। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 2 हो गए। लेकिन सर एक गड़बड़ हो गई है, मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए, क्योंकि इसके सामने 2 लगा दिए हमने, तो मैग्नीशियम 2 हो गए, लेकिन इधर तो मैग्नीशियम एक ही है। तो पहले मैं यहाँ जो 2 हुए हैं इनको यहाँ 2 लिख लेता हूँ कि भैया राइट हैंड साइड कितने हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए हैं, इधर 2 नहीं हुए हैं। तो सिंपल सा है ना यार। अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ नहीं लगाएंगे हम 2, कहां पे लगाएंगे, इस ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए क्या मैग्नीशियम यहाँ पे भी 2 हो गए, जी हाँ बिल्कुल 2 मैग्नीशियम हो गए। अब देख लीजिए एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है क्योंकि सामने लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए ना, क्यों, क्योंकि हम ये 2 इसके साथ काउंट करेंगे। अब देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, बिल्कुल बैलेंस है। पहली बात समझ गए होंगे हम, पहली इक्वेशन समझ गए। अब हम देखते हैं सेकंड। अब देखिए जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करने से पहले सिंपल से, जब तक हमारे अच्छे से ठीक से प्रैक्टिस नहीं होती, हम एलएचएस और आरएचएस की हेल्प लेंगे। वापस हम सेकंड इक्वेशन के लिए एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। एक तो Zn है आपका, देन सेकंड हाइड्रोजन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। मतलब कि यहां पर हमारे कितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 इस रिएक्शन में। तो सेम इधर भी वही रहेंगे। देखिए Zn प्लस आपका हाइड्रोजन, देन आपका सल्फर, देन आपका ऑक्सीजन। काउंट कर लेते हैं, जो भी करना है ब्रैकेट के बाहर करना है। अब बार बार मैं आपको ब्रैकेट लगाना नहीं बताऊंगा, जितने भी लिखे हैं इसके बाहर अपने को अप्लाई करना है उसपे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, Zn इधर 1 है, इधर Zn 1 यानी कि जिंक 1 है। हाइड्रोजन देख लेते, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, बिल्कुल लिख लेते हैं सर 2 है। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 2 है, अभी तक मामला बराबर है। सल्फर 1 है, देखिएगा सल्फर क्या है, 1 है। इधर भी सल्फर क्या है, बिल्कुल 1 है। इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है। तो क्या ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है, जी हाँ। फिर से एक बार चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जिंक 1, जिंक 1, ठीक है ना, 1 ही है। Zn यहाँ पे देख लीजिए, राइट हैंड साइड जो हमारा प्रोडक्ट है, जिंक 1 है, बिल्कुल 1 है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। सल्फर 1 है। देखिए अब यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका अल्फाबेटिकली जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, कैपिटल H है,
सल्फर एक अपने आप में अलग एलिमेंट है, तो कैपिटल ए से, या स्मॉल लेटर में नहीं लिखा है मैंने, सल्फर एक कैपिटल है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन भी अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एस भी है और कैपिटल ओ भी है। बात समझ गए। तो लिखने का तरीका, और देखिए हर जगह पे नंबरिंग मैंने यहाँ पे नीचे की है, देखिए H2 और 4। बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, इस वजह से नंबरिंग कट जाते हैं, तो अपने को ये सबका ध्यान रखना है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए Zn एक, इधर भी राइट हैंड साइड Zn1 है, इधर H2 है तो इधर भी H2 है, क्या बिल्कुल है। सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है। अब ये बैलेंस किस तरह से आसानी से कर लिया मैंने, LHS और RHS दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो भी है एलिमेंट्स इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अलग सेपरेटली लिख लो ना यार, क्या दिक्कत है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी करना है ब्रैकेट के बाहर करना है, इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले बढ़िया से उसको ब्रैकेट के अंदर कवर करो, जो भी छेड़छाड़ करना है ब्रैकेट के बाहर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, FeH2, ठीक है। देखिए अगले एलिमेंट्स क्या है हमारे, अगली जो रिएक्शन है Fe है, लिख लिया हमने Fe यानी कि फेरस प्लस आपका वाटर, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी है और आपका साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी है। इस तरफ भी देख लेते हैं क्या है, Fe ऑक्सीजन है, जी हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है, जी हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन भी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, फेरस कितने हैं, Fe इधर तो 1 है भैया, एक ही है। फेरस कितना है, एक ही है। फिर से बता रहा हूँ, जो भी छेड़छाड़ करना है ब्रैकेट के बाहर करना है, सबको ब्रैकेट के अंदर कवर कर लो, जैसे यहाँ पे किया हमने। फेरस एक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फेरस कितने हैं, 3 है। कितने फेरस है, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, मतलब कि यहाँ लोचा है, बिल्कुल है। लेकिन फिर पहले हम पूरी रिएक्शन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये बराबर है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे भी, 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 4 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 1, देन राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 4। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए इधर फेरस 1 है और इधर फेरस 3 है, तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फेरस से निपट लेते हैं अपन। अब कहां पे लगाएंगे, देखिए कहां पे लगाएंगे, 3 फेरस करने के लिए हम इसके आगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 3Fe। अब देखिए फेरस यहाँ पे 3 हो गए, इधर भी फेरस 3 हो गए, तो बिल्कुल हमने पहला एलिमेंट तो सॉल्व कर दिया कि भैया फेरस दोनों तरफ कितने हो गए, 3 हो गए। सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। कितना हाइड्रोजन है, 2 है ना, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ये ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो ऑक्सीजन एक ही है और यहाँ ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ये सब में क्या करूं कि यहाँ पर मैं क्या कर दूं, ऑक्सीजन भी मेरे 4 आ जाए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन 2 ही होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि एक अलग से सिंपल सा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। अब ये मैंने यहाँ पे पहले बताया कि ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे 2 काउंट हुआ था, तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन इसके साथ काउंट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4। तो अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, 4 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 4 है, तो राइट हैंड साइड भी आपके ऑक्सीजन क्या हो गए, 4 हो गए। लेकिन सर एक और गड़बड़ हो गई ना, आपने यहाँ 4 लगा दिया तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 का इंटू इसमें हो जाता है, तो 4H2O, यानी कि 4H2O मतलब कि यहाँ पे H2 में क्या होगा, इस 4 का इंटू होगा, इसलिए 4 टू जा 8। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 8 हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूं ऐसा कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो जाए, 8 हो जाए, तो क्या करूंगा सिंपल सा, मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, 4 लगा दूंगा, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8। अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। अब देखिए जितने भी हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जितने भी एटम्स आगे पीछे जोड़े हैं, वो सबको हमने ब्रैकेट के बाहर ही किया है, ठीक है ना। और लिखने का तरीका देखो आप, H2 के अगर इस तरफ लिख रहे हैं तो छोटा सा 2 लिखा है हमने, और उधर लिखा है तो बिल्कुल बराबर 4 बनाया। तो इतनी बात हम समझ गए। फिर से देख लीजिए 3Fe है, इधर भी Fe 3 है, बराबर है। हाइड्रोजन कितने हैं,
इधर 4 हो गया अब हाइड्रोजन, ठीक है ना, सॉरी 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में भी हमारे 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 4 है, देखिए इस ऑक्सीजन को हम ये यहाँ पर जो हमने नंबर लगाया है 4 लगाया है, इस ऑक्सीजन का ये भी काउंट होगा, तो ऑक्सीजन आपके 4 हो गए और 4 ही ऑक्सीजन आपके यहाँ हो गए। तो इस तरह से सिंपल वे में हम ऑक्सीजन सॉरी आपकी जो रिएक्शन है इसको आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ये एक टाइम बाद होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितने भी हमने एग्जांपल लिए आपकी क्लास 10th की जो आपकी केमिस्ट्री की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, उनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको वो रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेजिएगा, उसका आंसर आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। एक रिएक्शन आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व कर आप मुझे बताइए, बैलेंस करके बताइए, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि किन तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन देखिए नाम में, रिएक्शन के नाम में ही क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन। डेफिनेशन समझिए, व्हेन टू रिएक्टेंट्स, व्हेन टू रिएक्टेंट्स, या सिंपल से हम कह सकते हैं रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, तो रिएक्टेंट्स हमारे ये। तो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, क्या होंगे, रिएक्टेंट्स आपस में क्या होने वाले हैं, कंबाइन होने वाले हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और एक आपका नया प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ रिएक्शन के माध्यम से समझ लीजिए, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, ठीक है। एक रिएक्टेंट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा हमारा वाटर है। ये दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड आपका वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी कहते हैं, मतलब कि दो रिएक्टेंट्स कौन कौन से, ए और बी। दिस सिंबल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सिंबल शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है उसको ये सिंबल आपका शो करता है, पहले हम बता चुके हैं। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे ये जब हम लिखते हैं तो इस इक्वेशन को और भी यूनिक बनाने के लिए इसमें हम इसका फॉर्म भी लिख देते हैं कि ये किस फॉर्म में, किस स्टेट में। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के सामने हमने लिखा है एस, यानी कि सॉलिड स्टेट में, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में, यही आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्वस, यानी कि कुछ थोड़ा सा मिश्रण उसमें वाटर का भी है, ठीक है, हीट हम जानते हैं। और एक और होता है आपका गैस, अगर गैसियस फॉर्म होगा तो उसमें हम डेफिनेटली क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में जी लिख देंगे। तो तीन स्टेट्स हो सकते हैं, इससे थोड़ा सा जो इक्वेशन है वो यूनिक लगता है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो दो रिएक्टेंट्स है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज वाटर। इसको हम सिंपल से समझने के लिए दो रिएक्टेंट्स को मैंने लिख दिया आपका ए एंड बी। अब जब रिएक्शन होगी तो क्या बनने वाला है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी ए ब्रैकेट के अंदर OH2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, साथ में उसके हीट भी निकलने वाली है। तो देखिए दो रिएक्टेंट्स थे ए प्लस बी, मतलब कि टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, ए प्लस बी दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए और क्या बना लिया, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक अपना एक सिंगल प्रोडक्ट उसने बना लिया, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लैग्ड लाइम बना लिया। तो सिंपल से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ गए होंगे, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल यार, समझ गए होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम में ही लिखा है डिकम्पोज। डिकम्पोज मीन्स क्या हुआ, ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो देखिए इसको यहां समझ लिए, तो ऐसी रिएक्शन, रिएक्शन इन विच, यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट्स थे, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है जो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होगा। वहां पे दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, और यहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके अलग अलग इसमें टूट जाएगा। देखिए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, ये हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है। उधर हमारे दो रिएक्टेंट थे, यहाँ पे हमारा सिंगल रिएक्टेंट है। उधर दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, और यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके मोर देन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाएगा। देखिए ये हमारा फेरस सल्फेट है,
ठीक है। तो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, किसमें, टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, यानी कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं। कौन कौन सा प्रोडक्ट होने वाले हैं, देखिए, जब फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हुआ, फेरस सल्फेट हमारा यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये एक रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होगा तो हो सकते हैं प्रोडक्ट उसके दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एक तो है आपका फेरस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जो हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि स्प्लिट हुआ, टूट गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए बी था, यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि इसको हम ABC भी लिख सकते हैं, ABC, ठीक है। मतलब कि तीन और रिएक्टेंट हैं, तो ABC यानी कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ है, स्प्लिट हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, A, B एंड C। समझ गए होंगे। तो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन डिकम्पोज टू फॉर्म अ टू और मोर देन टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए दोनों को कंपैरिजन करके याद करेंगे तो हमारे लिए स्टडी करना थोड़ा बेहतर होगा, आसान होगा। कैसे होगा कि भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, एक सिंगल आपके रिएक्टेंट्स अलग अलग थे, दो रिएक्टेंट्स अलग अलग थे, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक आपका सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट था, क्या था आपका, एक सिंगल रिएक्टेंट। अब वो सिंगल रिएक्टेंट ही टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, यानी कि ब्रेक डाउन हुआ, तो उसको हम बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑलरेडी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन हुआ। आगे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा डिस्प्लेस मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेस इस रिएक्शन के अंदर हो रहा होगा। तो जब कोई सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए उस डेफिनेशन को उसको समझते हैं। तो ऐसी रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई सी भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में अगर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो भैया वो उस कंपाउंड में उसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके वहां पे बैठ जाएगा। तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि एक कोई सा कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट उस जगह से उसको हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल भैया ये मेरा घर है, लेकिन इस मेरे घर में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, कोई बाहर से आया, मुझे डराया धमकाया बढ़िया से, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर था, मोर रिएक्टिव था, और मैं लेस रिएक्टिव हूं। तो मोर रिएक्टिव ने मुझको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया, वो खुद आके बैठ गया। तो सेम इस रिएक्शन में हुआ है कि भैया Zn है ना, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो फर्स्ट पहले एग्जांपल, ये फेरस है, फेरस के घर में जो फेरस है वो कॉपर के घर में जबरदस्ती घुस जाता है। क्यों घुस जाता है, क्योंकि भैया फेरस क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, बेचारा कॉपर थोड़ा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो फेरस मोर रिएक्टिव होने के कारण इस CuSO4 के कंपाउंड में से, कॉपर सल्फेट एक अपना एक कंपाउंड है, तो फेरस जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर और फेरस के कंपैरिजन में फेरस यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, इसलिए फेरस ने इस कॉपर को यहां से हटा दिया, चल भाग निकल यहां से। तो बेचारा कॉपर वैसे ही कमजोर है, लेस है, तो निकल के बाहर आ गया, और फेरस ने सल्फेट के साथ में अपना एक नया कंपाउंड बना लिया। देखिए एक नया कंपाउंड बना लिया जिसको हम बोल रहे हैं फेरस सल्फेट, और कॉपर को उसमें से बाहर कर दिया। ये फेरस था, ये कॉपर सल्फेट है, फेरस इस कॉपर की जगह पे आ गया, मतलब कि यहां पर आ गया। देखिए कॉपर सल्फेट की जगह क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। कॉपर बेचारा लेस रिएक्टिव था, तो कॉपर को उसने बाहर भगा दिया, चल निकल। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है।
तो समझ गए होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था उसने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यार सिंपल है। इन रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम यहाँ पे हुआ है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, जिंक है और यहाँ पे CuSO4 है। अब यहाँ पर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे कौन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जिंक है। बेचारा कॉपर वैसे फिर से कमजोर पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया, चल भैया हट, मैं बैठूंगा यहाँ पे, ये मेरी कुर्सी है। कॉपर बोल रहा है नहीं भैया ये तो मेरी ही कुर्सी है। तो फिर जिंक बोला हट रहा है या नहीं हट रहा है, तो बोला जिंक भैया लग रहा है, कॉपर को लगा कि जिंक अपने को बढ़िया से समझ गए आप। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर से बोल रहा है हट जा। कॉपर चुपचाप से ठीक है भैया हटने में फायदा है। तो जिंक कॉपर को हटा के, देखिए कॉपर यहां से हट गया, जिंक ने इस कॉपर को हटाया, क्या बना आपका जिंक, जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 और CO यहां से बाहर आ गया। मतलब यहां पर भी क्या हुआ कि दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव था, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए जिंक ने इस कॉपर को इस कंपाउंड से हटा दिया। चल भाग निकल यहां से। तो सिंपल तो समझ गए होंगे, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या भैया, कुछ ना डबल डबल कुछ चीजें हो रही। देखिए सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, बस ये काम की चीज है भैया यहाँ पे, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। डेफिनेशन अगर आता है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन वी कैन ओनली राइट दैट देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, दैट्स इट, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखेंगे तो बोर्ड वाला एग्जाम देगा ना यार, नंबर देगा आपको बढ़िया से। जैसे कि सच रिएक्शन भैया ऐसी रिएक्शन जिसमें इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स और कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन कौन से एक्सचेंज आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में, वो देखते हैं। ये आपका है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ये आपका बेरियम क्लोराइड है। अब इसमें क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। हम यही तो बोल रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होगा, ये दो रिएक्टेंट है हमारे, ये वाले और ये वाले क्या है हमारे रिएक्टेंट्स है। तो इन दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो देखिए Na2 था, ये BaCl2, तो Ba ने एक्सचेंज आयंस किसके साथ कर लिया, सल्फेट के, तो BaSO4 बना लिया क्योंकि बेरियम यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया। वही NaCl बन गया, तो हो गया ना एक्सचेंज ऑफ आयंस। सिंपल है यार, Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, ये बेरियम क्लोराइड था, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। तो सिंपल सा है, Na2SO4 था, सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, तो भैया बेरियम सल्फेट यहां पर बन गया और यहाँ पे आपका NaCl बन गया, यानी कि आपका सॉल्ट बन गया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल एक बार वो देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतनी बात हम समझ गए। अब हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ टाइप्स हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं वो देखते हैं, देन आफ्टर वी आर स्टडी अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने बोला है कि जिसमें क्या होता है, कोई से भी एक जो एलिमेंट है वो डिकम्पोज होकर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें किसी भी एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वो अभी जस्ट कुछ देर बाद हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो डिकम्पोजिशन में सबसे पहला जो आता है आपका थर्मोलाइसिस। थर्मो मतलब कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट की प्रेजेंस में। देखिए
कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CO3 सॉरी CaCO3, अगर इसको ब्रेक डाउन करना है तो हम हीट की मदद से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो थर्मो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हीट थर्मो मतलब कि हीट, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन लाइसिस। थर्मो का मतलब हीट, यानी कि हीट को हम क्या बोलते हैं, थर्मो, और लाइसिस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो आफ्टर रिएक्शन यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका जो रिएक्टेंट है ये दो अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसमें आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो थर्मोलाइसिस ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का यूज होता है उसको हम थर्मोलाइसिस कहते हैं। बात समझ गए होंगे हम। अगला आपका फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब यहाँ पे है लाइट, किससे मतलब है यहाँ पे हमारा, लाइट। अब लाइट किस फॉर्म में है, आपका सनलाइट के फॉर्म में। जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो जिसमें से Ag अलग हो जाता है, यानी कि सिल्वर अलग हो जाता है, और क्लोराइड आपका अलग हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, सनलाइट की वजह से हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। यहाँ फोटो का मतलब क्या है, लाइट से। अब लाइट हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, सनलाइट के फॉर्म में। तो फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, किसकी मदद से हुआ है, लाइट की मदद से। यहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हुआ है, किसमें, दो अलग अलग नए प्रोडक्ट में। ठीक है, तो फोटोलाइसिस ऐसी रिएक्शन जिसमें हम सनलाइट या लाइट का यूज करते हैं उसको हम फोटोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे, जो कि किसका पार्ट है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट है। अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए सबके नाम में ही उस रिएक्शन छुपी हुई है। थर्मो का मतलब हीट, फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, किसकी मदद से ब्रेकडाउन होगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। देखिए वाटर है आपका, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने इस वाटर में से हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब किसका यूज करके हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इसमें ब्रेकडाउन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब आपका ब्रेकडाउन। अब हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका क्या होता है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। हीट एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, यानी कि रिलीज हो रही है। तो यू कैन ऑल्सो यूज इवॉल्व्ड इंस्टेड ऑफ रिलीज्ड। ठीक है, रिलीज्ड की जगह आप इवॉल्व भी यूज कर सकते हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व्ड होती है, रिलीज्ड होती है, along with the formation of product। जब भी कोई सा नया प्रोडक्ट बनता है ना तो उस समय क्या हो रही है, हीट एनर्जी हमारी इवॉल्व्ड हो रही है, रिलीज्ड हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल सा, एक बार में याद रह जाएगा आपको। देखिए EXO, थर्ड लेटर कौन सा है, O है, तो एक्सो में क्या होता है, इवॉल्व्ड होता है। थर्ड लेटर क्या है, EVO, थर्ड लेटर यहां पर भी क्या है आपका O है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व्ड होती है। एग्जांपल देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेचुरल गैस कौन सी, मीथेन, CH4, जब किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है, इवॉल्व्ड होती है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ which comes in most of times in board exams। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज्ड होता है। ठीक है ना, यानी कि इवॉल्व्ड होता है, जो कि हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस पर हमने ऑलरेडी एक चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का वीडियो बना रखा है, आप वीडियोस में जाके क्लास 10th की प्लेलिस्ट डली है, उसमें आप जाके लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रख सकते हैं, यहाँ बच्चे इवॉल्व्ड की जगह क्या लिखते हैं, इन्वॉल्व्ड लिखते हैं। यार इन्वॉल्व्ड थोड़ी ना है, क्या रिएक्शन आके इसमें इन्वॉल्व होगी क्या, नहीं। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व्ड हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको याद रखने के लिए याद रखना ENDO, फोर्थ लेटर आपका
ओ है, यहाँ पे ABSO फोर्थ लेटर O है, तो एब्जॉर्ब्ड। तो एंडो में क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड। बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसी बात में रहते हैं कि एक्सो में यानी कि एक्सोथर्मिक में एब्जॉर्ब्ड होगा कि इवॉल्व्ड होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में इवॉल्व्ड होगा कि एब्जॉर्ब्ड होगा। तो याद रखने का तरीका सिंपल सा मैंने आपको बताया है, एक्सो में ईवो, EXO EVO, ठीक है ना, इवॉल्व्ड होता है, एक्सोथर्मिक में इवॉल्व्ड होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब्ड होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है देखते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड along with the formation of product are called एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब भी कोई सा नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी। जो भी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो टाइप्स देखे हैं, जिसमें हमने थर्मोलाइसिस देखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस देखा है, तो ये क्या है? सब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी तो हो रहा है सब इसमें। तो डिकम्पोजिशन भी क्या है आपका? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे सिंपल सा जो हमने डिकम्पोजिशन के टाइप्स में समझा, वहां पे देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट को सिल्वर क्लोराइड क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करेगा तो वही तो बोल रहे हैं हम कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। किसके साथ? अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका AgCl अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें हीट एनर्जी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। सनलाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सा हम समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, नॉट इन्वॉल्व्ड, इवॉल्व्ड, रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड नॉट ऑब्जर्व्ड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड की जगह ऑब्जर्व्ड लिखते हैं। यार रिएक्शन क्या ऑब्जर्व करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेगी। क्या करेगी? एब्जॉर्ब्ड, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी क्या कर रही है? वो एब्जॉर्ब्ड कर रही है, ठीक है ना। तो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड along with the formation of product is called एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड है आपका, सॉरी सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके दो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। देखिए ऑक्सीडेशन में तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन को क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। देखिए द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को हम ऐड भी कर सकते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो उस कंपाउंड में आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या फिर उसमें से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या तो आप हाइड्रोजन को क्या कर दो, सॉरी ऑक्सीजन को या तो आप ऐड कर दो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसमें से आपको हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, दोनों ही क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ हमने क्या ऐड किया? ऑक्सीजन ऐड किया, तो जो बना प्रोडक्ट वो कॉपर ऑक्साइड बना। पहले अकेला कॉपर था, अब ऑक्सीजन भी साथ में है तो कॉपर ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमने क्या किया है? ऐड किया है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर दिया हमने, इसलिए उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करना है या उस ऐड नहीं कर रहे हैं, और अगर उसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन ही वो कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो आप, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, दोनों क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है इसलिए उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कही जाएगी, क्योंकि कॉपर के साथ में क्या जुड़ गया? आपका ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। सेकंड है आपका रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही थी इसलिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन को हम या तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। देखिए
प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड है, रिवर्स रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जस्ट CU, यहाँ पे आपकी रिवर्स रिएक्शन है। देखिए, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन को उसमें से रिमूव कर दो या फिर हाइड्रोजन को उसमें ऐड कर दो। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से हम क्या रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखना आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कॉपर ऑक्साइड में से हमने ऑक्सीजन को यहाँ पे रिमूव कर दिया है? बिल्कुल, देखिए क्या ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो गया है, कॉपर ऑक्साइड था, आफ्टर रिएक्शन क्या बचा, कॉपर बचा, कॉपर ऑक्साइड में से ओ हट गया यहाँ से, तो वही तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन रिएक्शन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को ऐड किया है तो भी क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। तो वो भी देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना सिंपल एक ही है, सिंपल फॉर्म में सिंगल है, लेकिन रिएक्शन के बाद यही हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ गया है। तो देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन जो यहाँ से हटकर यहाँ पे आया था, इधर प्रोडक्ट में रिएक्शन के बाद इधर आ गया था, वही ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो वाटर बन गया आपका। तो या तो हम ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं तो भी आपका रिडक्शन कहलाएगा, और अगर उसमें अपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो भी वो आपका रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन सर अगर ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, देन वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल सम रेडॉक्स रिएक्शन भी उसको हम कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी आप देख लीजिए, CuO है प्लस आपका H2, आफ्टर रिएक्शन कॉपर बचा H2O, मतलब सेम रिएक्शन ये वाली जो हमने रिडक्शन में देखी है। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज हो रही है, CuO, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन हट गया, तो इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन में हमने क्या बोला है, यहां पर देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या कॉपर ऑक्साइड में से यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है? जी सर, डेफिनेटली, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है? देख लीजिए, डेफिनेटली हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखिए H2 में क्या ऑक्सीजन आकर ऐड हुई है, क्या H2 में ऑक्सीजन आकर ऐड हुई है? नहीं समझ में आया? यहां देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है ना यार, तो देखिए ना, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आपका ऐड हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन हो रही है, आपकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, जहां पे ऑक्सीजन भी ऐड होती है और रिडक्शन भी होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन भी रिएक्शन भी हो रही है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फिर से देख लीजिए, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर बचा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है देन इट इज सेड टू बी एज ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इतनी बात समझ गए? आगे हम देखते हैं व्हाट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये दो टॉपिक और बचते हैं, उसको हम अभी आगे कवर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन यानी कि व्हेन मेटल सरफेसेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी, यानी कि कोई सा भी जब हम मेटल लेकर आते हैं, या जैसे कोई सा हमने नया परचेज किया है, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उस पर एक जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से हो रहा है, वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जब मेटल सरफेस पर क्या होता है, किसका अटैक होता है, कोई से भी सब्सटेंस जो उसके आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि
ऑक्सीजन हो सकता है भैया, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। नमी हो सकता है, मॉइस्चर, या फिर कुछ एसिड्स हो सकते हैं। तो अगर ये सब चीजें उस मेटल पर अटैक करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कोरोड। देन इट इज सेड टू बी एज कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे कि हम कोई सा एक भी लोहा लेकर आए, हम आयरन लेकर आए, तब वो शाइनी अपीयरेंस था उसका, ठीक है, चमकीला था, बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा था, लेकिन कुछ समय हमने उसको ऐसे ही खुले में छोड़ रखा, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे उस पर ब्राउन कलर की एक रस्ट जमना शुरू हो जाती है, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि आयरन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। देखिए एफी है, आयरन है, या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या फिर आपका वाटर के साथ, मॉइस्चर, तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो जिसकी वजह से रेडिश रस्ट लगना उस पर शुरू हो जाता है। उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, ठीक है ना, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन पर ऑक्सीजन या वाटर का रिएक्शन अगर होता है, अटैक होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम रेडिश रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। सेकंड आपका कॉपर है। कॉपर यदि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, और जो कॉपर है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। जो कॉपर के वायर हम देखते हैं, जो हमारे फैन से, डीसी मोटर से, एसी मोटर जो भी होती हैं, जिनमें कॉपर के वायर लगे होते हैं, अगर हम उनको कुछ समय के लिए बाहर ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो हम देखेंगे कुछ समय बाद उस कॉपर के वायर पर एक किस टाइप की, ब्लूइश ग्रीन टाइप की कुछ परत से जमने लग गई है। तो वो किस वजह से होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारा सिल्वर। इससे हम बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि सिल्वर सभी के पास अवेलेबल रहता है आज। तो सिल्वर जो है, अगर सल्फर से उसका रिएक्शन हुआ, सिल्वर का अगर सल्फर से रिएक्शन हुआ तो वो क्या बना लेगा, आपका सिल्वर सल्फाइड। तो हम देखेंगे कुछ समय बाद वो कैसी हो जाएगी, आपकी जो चांदी होती है वो काली सी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी एक रिएक्शन होता है। उस मेटल पर भी क्या हुआ, क्योंकि सिल्वर हमारा एक मेटल है, तो उस मेटल पर किसी ना किसी का अटैक हुआ है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड्स का, इस वजह से वो ब्लैक कलर की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है कोरोजन के, ठीक है, जिसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी देखते हैं। कुछ समय बाद अगर हम आयरन परचेस करके लाए तो कुछ समय बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जो कि एग्जाम्पल किसका है, रस्टिंग ऑफ आयरन का। इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बेंचेस होती है स्कूल की या कोई सी भी जगह पे अगर आयरन लगा हुआ है तो उस पर हम आयरन नेल पर क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं, पेंटिंग अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेंट की जो परत होती है ना, एक पेंट की अगर हम एक लेयर चढ़ा देंगे तो जो लेयर है वो बाहर की जो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो ऑक्सीजन का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट आयरन से नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि बीच में हमने क्या कर दिया है, पेंट को अप्लाई कर दिया है, पेंटिंग कर दिया है। तो पेंटिंग, अगर हम इस, ये आयरन है आपका, इस पर हमने पेंट अप्लाई कर दिया, तो मतलब कि आयरन अब डायरेक्टली जो इधर ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हम कोई से भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं, अगर उस पर हम पेंट अप्लाई करते हैं तो वो काफी समय तक सुरक्षित या अच्छे बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर आयरन आर्टिकल्स पर क्या अप्लाई कर दिया है, पेंट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमारा कोरोजन होता है। आगे हम लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है हमारा रेंसिडिटी। तो इस रेंसिडिटी को भी हम अब आगे समझते हैं। अब बचता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखिए, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जो भी हमारा खाने का सामान होता है उसमें कुछ टेस्ट होता है, उसकी कुछ ऑर्डर भी होती है, कुछ गंध भी होती है, यानी कि उसको सुगंध कह सकते हैं। तो उस सुगंध को, यानी कि जो स्वाद है और सुगंध को जो हमारे फूड मटेरियल में प्रेजेंट है वो किसकी वजह से है, फैट या ऑयल। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक अगर वो हवा के कांटेक्ट में अगर रहेंगे तो उसका जो टेस्ट है और वो जो सुगंध है, ऑर्डर है उसका, वो कुछ समय बाद चेंजेस या चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ समय तक या लंबे समय तक वो हमने उसको ऐसे ही खुला छोड़ रखा है। तो वो क्या कर लेता है, उस फूड मटेरियल के साथ, जो भी फूड मटेरियल है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है।
ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका जो टेस्ट है, जो ऑर्डर है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इट इज कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी कि इस वजह से, ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे, किसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो जो भी उस फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट है और ऑयल प्रेजेंट है, उस फूड मटेरियल में उसके साथ अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका टेस्ट और उसका ऑर्डर दोनों चेंज हो जाएगा। तो क्या प्रिकॉशंस हैं इससे बचने के लिए, कि ताकि जो ऑक्सीडेशन नहीं हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम उसको फिल करके रखें तो भी ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, जो बाजार में प्रिजर्वेटिव फूड्स आते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कुछ चिप्स के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन को उसमें फिल किया जाता है, जिस वजह से चिप्स भी काफी लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो यदि चिप्स को खाने पर अगर हमें उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर ठीक नहीं लग रहा है, इट मीन्स उसमें भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एंटी ऑक्सीडाइजिंग के तौर पर काम करती है। तो ये हमारा रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी एक बार और समझ लीजिए कि रेंसिडिटी में अगर कोई सा भी फूड मटेरियल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो भी फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल में या तो ऑयल हो सकता है, ठीक है ना, ऑयल, या फिर आपका फैट प्रेजेंट रहता है। तो अगर वो ऑक्सीडेशन उसके साथ हुआ तो उसकी वजह से अपना टेस्ट जो है उस फूड मटेरियल का और ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।